अकाउंटिंग रेशियो के इस पार्ट में हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो करेंगे, जिसमें 5 तरह की रेशियोज आती हैं। डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो बारी बारी से ये रेशियोज करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन सारे फॉर्मूला को एक्सप्लेन करते हुए। तो सबसे पहले हमारी रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो में रिलेशनशिप दिखता है लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन इक्विटी के बीच में। इक्विटी का मतलब यहाँ पे है शेयर होल्डर्स फंड्स। आप इसको शेयर होल्डर्स फंड्स भी बोल सकते हो, प्रोप्राइटर्स फंड्स भी बोल सकते हो। तो शेयर होल्डर फंड्स में आता क्या क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ज़्यादा डिटेल में हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्वेश्चंस में करेंगे। बाय द वे रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है अगर, तो वो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में लायबिलिटी साइड पे आता है। तो ये होती है हमारी इक्विटी। इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड्स, यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इक्विटी पार्ट आता है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आता है लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स में दो आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होती हैं? जिनको कि हमें 12 महीने के बाद पे करना है, उनको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जिनको हमें 12 महीने के अंदर अंदर पे करना होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाते हैं जैसे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ये दोनों क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर हम किसी को डिबेंचर या बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम उससे लोन ले रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म फंड्स में आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं। मोर्गेज लोन, अगर हमने किसी को मोर्गेज के तौर पे कुछ जमानत के तौर पे कुछ दिया है और उसके बदले में लोन लिया है। बैंक लोन, कुछ तरह के बैंक लोन शॉर्ट टर्म भी होते हैं जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। लेकिन बैंक लोन अगर आपको साफ ऐसे ही दे रखा है तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म लोन है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, तो ये सारे आ जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं? जिनको कि हमें 12 महीने के बाद पे करना है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं जो कि हमने प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट हमने प्रोविजन के तौर पे साइड पे रखा होता है। जैसे कि इनमें से लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होते हैं? प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको ग्रेच्युटी की अमाउंट दी जाती है, क्योंकि ये बाद में दी जानी है उसकी रिटायरमेंट पे, या वो रिजाइन करता है तो तब दी जानी है। तो दैट मीन्स उस केस में हमें उसको वो पैसे देने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम अभी के लिए प्रोविजन बना के रख लेते हैं। तो एक्चुअल में ये हमारे लिए मॉनिटरी लायबिलिटी है, कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म डेट्स में रखा जाता है। सिमिलरली प्रोविजन फॉर अर्न लीव, अर्न लीव ईएल मिलता है जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, उनको ईएल मिलता है अर्न लीव। हर एक महीने के ऊपर उनको 2.5 दिन का अर्न लीव मिलता है, तो वो इस लीव को एनकैश करवा सकते हैं। तो जब भी वो इस लीव को एनकैश करवाएंगे तो हमें उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो इसीलिए ये भी लायबिलिटी के अंदर आता है। तो क्या क्या आता है लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और इक्विटी के अंदर ये तीनों जो मैंने अभी बताया, इक्विटी के अंदर ये दोनों आएंगे। शेयर कैपिटल, जिसमें कि इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, और रिजर्व्स एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स जैसे कि कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसको पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते थे, अभी इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं। जनरल रिजर्व या बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनको मिला के दोनों को इक्विटी बनता है, या फिर जिसको शेयर होल्डर फंड्स या प्रोप्राइटर फंड भी बोल सकते हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो का हमने फॉर्मूला देखा, डेट अपॉन इक्विटी, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। तो इसकी 2:1 को आइडियल रेशियो माना जाता है। तो 2:1 को आइडियल रेशियो माना जाता है
कि जितना हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उसका आधा हमारे पास इक्विटी भी है सेफ्टी मार्जिन रखने के लिए, क्योंकि जो हमारे लेंडर्स हैं जिनसे हमने लोन वगैरह लिया हुआ है उनके लिए एक सेफ्टी मार्जिन हो जाता है कि उसका हाफ एटलीस्ट कंपनी ने अपना पैसा भी खुद का लगाया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। और अगर ये डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई आ जाए तो दैट मीन्स दैट इज अ डेंजर सिग्नल फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स, क्योंकि उनको ये हो जाता है कि डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, तो कंपनी पता नहीं उसको दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए अगर रेशियो कम हो, लोअर हो, तो इससे उनको अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो 2:1 आइडियल है, इससे बड़ी होगी तो उनके लिए अच्छी, कंपनी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मुझे आपको बताना है बैलेंस शीट का थोड़ा सा फॉर्मेट के बारे में। हालांकि कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होती है, मतलब ऊपर सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे एसेट्स के बारे में आता है। तो लेकिन आपको इजीली समझ में आए तो इसलिए मैं आपको इसको वर्टिकल फॉर्मेट में बता रही हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, वर्टिकल फॉर्मेट में बताया था, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि क्या क्या होता है लायबिलिटीज में एंड एसेट्स में। तो सबसे पहले एसेट साइड में हम देख लेते हैं। नॉन करेंट एसेट लिख रही हूँ मैं। नॉन करेंट एसेट जो कि हमारे पास क्या क्या होती है, उनकी ऑप्शंस क्या क्या हो सकती हैं। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, तो ये तीनों आ जाएंगी आपकी नॉन करेंट एसेट्स में, और फिर आ जाएगी आपकी करंट एसेट्स। तो हमें पता है कि एसेट्स का साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल सेम होता है, तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स मिलके बन जाएंगी हमारी टोटल एसेट्स। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये फॉर्मेट के बारे में, आपको अभी पता चल जाएगा। लायबिलिटी, और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है इस फॉर्मेट में नहीं होता, टी फॉर्म में नहीं होता, लेकिन इजीली आपको समझ में आए, आप फॉर्मूले को अप्लाई कर पाओ क्वेश्चंस में, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो लायबिलिटी साइड पे क्या क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं, यानी कि जिसको कि आप इक्विटी भी बोल सकते हो, ठीक है। इक्विटी और शेयर होल्डर फंड्स एक ही बात है। जिसके अंदर क्या आएगा, जिसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल और आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसके दो पार्ट हो गए, 1 2। इसका फर्स्ट है शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी, सेकंड पार्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, अभी मैंने आपसे बताया कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों आ जाएंगे। और थर्ड चीज जो आएगी वो होगी आपकी करंट लायबिलिटी। इसी फॉर्मेट के बेस पे मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताने वाली हूँ। जैसे जैसे कोई हम रेशियो करेंगे वैसे वैसे मैं इस फॉर्मेट में आऊंगी और आपको उसके बारे में बताऊंगी कि कैसे यूज करना है इस फॉर्मूला को। जैसे कि फर्स्ट है हमारा डेट इक्विटी, तो डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट यहाँ पे इसका मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स। तो लॉन्ग टर्म डेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है इसका टोटल आएगा टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल लायबिलिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल लायबिलिटी का जो टोटल होगा वो हमेशा टोटल एसेट्स के बराबर होगा। तो डेट्स के अंदर आएगा लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स में ये दोनों आ जाएंगे हमारे, तो मैं इसको ग्रीन वाले से इसको मार्क कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा आपका नॉन करेंट लायबिलिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन मिला के बन जाएगा आपका लॉन्ग टर्म डेट्स। और इक्विटी क्या होगा, ये फर्स्ट शेयर होल्डर फंड्स, तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आ जाएगा। आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में हर बार इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं दिया हो,
तो आप कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी है। अगर मान लो कि आपको टोटल एसेट्स दे रखा है, आप उसमें से 2 और 3 को माइनस कर दोगे तो आपके पास इक्विटी आ जाएगी। टोटल एसेट्स में से आप 3 और 1 को माइनस कर दोगे तो आपके पास टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपको बस इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। ये जो हम सॉल्वेंसी रेशियोज कर रहे हैं इसमें 5 फॉर्मूले हैं, तो पांचों के लिए ये वाला हमारा काम आने वाला है। तो अभी के लिए बस इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि इस फॉर्मेट में हमें ये सब लर्न करना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। तो जो जो डेट का है यहाँ पे मैं उसके आगे डेट लिखती जाऊंगी, जो जो इक्विटी का है उसके आगे इक्विटी। तो शेयर कैपिटल इक्विटी होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्विटी का पार्ट होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन डेट होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डेट होता है, तो दोनों के आगे डी डी लिख दिया मैंने। करेंट लायबिलिटी इनमें काउंट नहीं होता, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स इनकी हमें जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। तो अभी हमारा बहुत साफ है इस वाले क्वेश्चन में। तो टोटल डेट सेज 1,20,000 प्लस 50,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,70,000 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी है शेयर कैपिटल 2,50,000 का और रिजर्व्स एंड सरप्लस है 1,10,000 का, 3,60,000। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे डेट इक्विटी रेशियो का। लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड्स। तो लॉन्ग टर्म डेट्स में आप यहाँ पे लिख देना, आपने जिस जिस के आगे डी लगाया है हम उसको लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये दोनों हैं 1,20,000 प्लस 50,000, तो आ जाएगा आपका 1,70,000। अब है इक्विटी की बात। इक्विटी में हमारे पास क्या क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि आपको दे रखा है 2,50,000 प्लस 1,10,000, तो ये हो जाएगा आपका 3,60,000। इसको हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेंगे 1,70,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000, तो ये आपकी रेशो आ जाएगी जो आ रही है 0.47:1। कंपनी काफी साउंड है, फाइनेंशियली साउंड है, क्योंकि जो डेट है वो इक्विटी के आधे से भी कम है। 1 का आधा होता है 0.5, तो 0.5 से भी कम है। तो दैट मीन्स कि कंपनी की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन काफी अच्छी है, क्योंकि डेट सिर्फ 0.47 है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। ज्यादा पैसा उन्होंने अपना ही लगाया हुआ है बजाय कि लोन लेने के। तो कंपनी की पोजीशन अच्छी है। 2:1 वैसे आइडियल माना जाता है, तो इससे अगर कम आएगा तो अच्छा है, 2:1 भी ठीक माना जाता है। तो 2:1 से अगर ज्यादा आएगा तो वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे तो आपको साफ साफ दे रखा था कि क्या क्या है इक्विटी का पार्ट। सपोज कि आपको इक्विटी निकालना हो इस पूरी इंफॉर्मेशन के बेस पे, तो आप कैसे निकालोगे, देखो एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों होते हैं। तो टोटल ऑफ एसेट विल बी 3,80,000 प्लस 2,20,000। तो टोटल एसेट साइड का टोटल आ गया आपका 0,000,006 लाख, 6 लाख आ गया। तो लाइबिलिटी साइड में आपके पास 1, 2, 3 तीन चीजें होती हैं। उनमें से अगर आपको इक्विटी निकालना है तो आप 2 और 3 को माइनस कर दो, यानी कि आप किसको माइनस करना है, आपको लॉन्ग टर्म डेट्स को और करंट लाइबिलिटीज को। तो लॉन्ग टर्म डेट्स अभी अभी आपने निकाला कितने हैं, 1,70,000, उसको माइनस कर दो, और करंट लाइबिलिटीज आपको दे रखा है 70,000, उसको माइनस कर दो। तो टोटल में आप 2,40,000 को अगर माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 3,60,000, जो कि आपकी क्या होगी, इक्विटी। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो इक्विटी। तो बस आपको ये वाला जो फॉर्मेट है
इसको अच्छे से लर्न कर लेना है, इसी के बेस पे हमारे सारे फॉर्मूलाज बनने वाले हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डेट इक्विटी रेशियो का ही है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो जो मेरे को दिख रहा है मैं उसके आगे ई और डी लगा रही हूँ, अगर मिल जाता है तो। इक्विटी शेयर कैपिटल ई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ई, और जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है ई, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है ई, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, अगर कुछ नहीं दिया तो दैट मीन्स आप क्रेडिट बैलेंस मान के चलोगे। क्रेडिट बैलेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव अगर प्रॉफिट एंड लॉस का होता है तो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो प्रॉफिट ही होता है, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, तो ये भी ई होगा। तो डेट में क्या क्या आएगा, 10% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का पार्ट है, लोन फ्रॉम बैंक डेट का पार्ट है, करंट लायबिलिटी इसका पार्ट नहीं है। आई थिंक ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बेटर है कि मैं आपको कुछ अच्छे से बता दूं कि क्या है। तो डेट में क्या करना है, 4,50,000 प्लस 3,50,000। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि आप लिख तो अपने आप सकते ही हो, मैं चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड कर सकूँ इस वीडियो में वो कर दूँ। तो लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन में इक्विटी, तो हम इन सबको लॉन्ग टर्म डेट्स आपको लिखना है। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करके लिख देना है कि 10% डिबेंचर्स प्लस लोन फ्रॉम बैंक, फिर उनको आपको ऐड करके दिखाना है 3,50,000 को, तो ये आ जाएगा आपका 8 लाख। सिमिलरली इक्विटी में ये जो हमने जिसके आगे ई लिखा है उन सबको लिख देना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फुल फॉर्म में आपको लिखना है जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। इन सबको ऐड करने के बाद 1 2 3 4 5 इन सबको ऐड करने के बाद जो आएगा वो आपका आता है 6,40,000। तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख डिवाइडेड बाय 6,40,000, तो हो जाएगा आपका 1.25:1। तो ये रेशो अच्छी रेशो मानी जाएगी, 2:1 से कम है तो अच्छी रेशो इसको हम मान सकते हैं। आगे है नेक्स्ट, कंप्यूट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो शेयर कैपिटल है इक्विटी, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी आपसे बताया था कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस ये दोनों मिलके बनाते हैं इक्विटी। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सारे तरह के रिजर्व्स आ जाते हैं, तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग से दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। एक्चुअल में ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का ही पार्ट है, तो इसको अलग से नहीं दिखाना। इस 10 लाख में ये वाला 2 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो दैट मीन्स इक्विटी क्या होगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, डेट अपॉन इक्विटी, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन में इक्विटी। तो इक्विटी को जब आप दिखाओगे तो उसमें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, बस यही दोनों दिखाओगे। तो 30 लाख प्लस 10 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 40 लाख। अब डेट देख लेते हैं क्या क्या है। लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये डेट है। 9% बॉन्ड्स, बॉन्ड्स डिबेंचर दोनों डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये डेट है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन डेट का पार्ट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं, ये शॉर्ट टर्म डेट्स का पार्ट है तो इनको नहीं देंगे। करंट लायबिलिटीज का पार्ट है ये, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो डेट में हमारे पास तीन चीजें आ गई, 20 लाख, 25 लाख एंड 3 लाख। तो ये हो जाएगा आपका 48 लाख। हम इसको एक बार लिख देते हैं डेट में क्या क्या आएगा, क्योंकि आपको शो करना पड़ेगा कि आपने डेट कहाँ कहाँ से लिया। लोन, 9% बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा आपका 48 लाख। तो आपकी रेशो होगी 48 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 6/5, 6:5। आपको हमेशा ये जो ये वाली साइड है इसको 1 बनाना होता है, तो 5 को 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड किया,
6 को भी 5 से ही डिवाइड करेंगे, जिससे इसको डिवाइड करेंगे, लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसी से इसको डिवाइड करेंगे। तो 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.2, तो हमारी रेशो आ जाएगी 1.2:1। तो ये हमारी फाइनेंशियली साउंड कंपनी मानी जाएगी। नेक्स्ट है डेट इक्विटी रेशियो निकालना है आपको। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स, ट्रेड इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये दे रखा है हमें। पिछले फॉर्मूला में किया था कि टोटल एसेट्स लायबिलिटी साइड पे, मतलब लायबिलिटी वाले पार्ट में 1 2 3 तीन चीजें हैं, इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट्स और करंट लायबिलिटीज। और एसेट वाली साइड में नॉन करंट एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं। दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल आता है। इस क्वेश्चन में आपको सारी की सारी एसेट्स दे रखी है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसेट है, इंटेंजिबल एसेट नॉन करंट एसेट है, इन्वेंट्री करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है। तो ये जो सारी करंट एसेट्स हैं, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? अब इक्विटी निकालने के लिए हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? 2 और 3 को माइनस करना पड़ेगा अगर हमें इक्विटी निकालना है तो, और वो भी हमें दे रखा है यहाँ पे। यानी कि ये जो सारी एसेट्स हैं, इनमें से ट्रेड पेबल्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा इक्विटी आ जाएगा। तो उसको हम दिखा देते हैं कि हमने कैसे निकाला, क्योंकि आपको क्वेश्चन में शो करना पड़ेगा। तो इक्विटी निकालने के लिए आप क्या करोगे? नॉन करंट एसेट्स, इसके बेसिस पे मैं आपको एक और फॉर्मूला भी बता देती हूँ। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज और माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स। हमने 2 और 3 को माइनस कर दिया तो अपने आप आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे मैंने बोला कि इसी फॉर्मूले की बेस पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ। इसी फॉर्मूले की एक्चुअली सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो देखा जाए तो इन दोनों का एक ही मतलब है। तो आप इन सबको प्लस करेंगे और करंट लायबिलिटी को और लॉन्ग टर्म डेट्स को माइनस करेंगे तो आपके पास इक्विटी का आ जाएगी अमाउंट, जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ अभी, 22 लाख। तो इक्विटी आ गया। अब हमें चाहिए क्या? डेट। डेट के लिए हमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखा है 12 लाख, तो वही हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स है। प्रोविजन नहीं दे रखा तो ठीक है। तो डेट कितना है आपका? 12 लाख विच इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो आपका डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, इनका टोटल था नॉट 22 लाख, इसका टोटल था 22 लाख करंट एसेट्स का टोटल था, फिर उसमें से करंट लायबिलिटीज हम यहाँ पे करके देखते हैं। एक मिनट, 15 लाख प्लस 6 लाख प्लस 1 लाख, 22 लाख तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स का टोटल था। फिर उसके अंदर हमने इन्वेंट्री ऐड किया, तो ये हो गया 27,50,000। फिर उसमें ये ऐड किया तो ये हो गया आपका 27,50,000 में 1 लाख ऐड किया, 28,50,000 एंड 29,20,000। एक मिनट, तो 29,20,000 में से पहले हमने ट्रेड पेबल माइनस किया, फिर हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को माइनस किया, तो ये आपका आ जाएगा 16 लाख। इक्विटी आएगा आपका 16 लाख और आपका डेट है 12 लाख, जो कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। तो रेशियो बनाएंगे डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, यानी कि 12 लाख अपॉन में 16 लाख, यानी कि 12:16। 12:16, 4 से 4 3 12, 4 4 16। तो ये 3:4 आ रहा है। इसको 1 बनाने के लिए 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 3 को भी 4 से डिवाइड करेंगे
3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है आपका 0.75, तो रेशियो आ जाएगा आपका 0.75:1। तो हमने उसी फॉर्मूला को, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए सारी रेशियोज निकाल लेनी है। बस रेशियो का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, डेट अपॉन इक्विटी, या अगले भी जो भी हम फॉर्मूले करने वाले हैं तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आता है कि डेट इक्विटी रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा कुछ ट्रांजैक्शंस का क्या इफेक्ट आएगा। आपको ट्रांजैक्शंस दी गई होंगी और उसके बेसिस पे आपको रीजंस देते हुए बताना है कि रेशियो बढ़ेगी, कम होगी, या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे बात हो रही है डेट इक्विटी रेशियो की, तो डेट इक्विटी रेशियो का हम फॉर्मूला लिख लेंगे। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन में इक्विटी, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड्स। एक बार हम इस फॉर्मूले को लिख देंगे और उसके बाद अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक 8 रूल्स बताए थे जिनको कि हमें दिमाग में रखना है, रट्टा नहीं मारना, बस उनको बेसिक सा बताना है। यहाँ पे हमारी रेशो दे रखी है 2:1। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ उसको। अगर आपकी रेशो इस फॉर्मेट में है, जैसे 2:1, मतलब न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, तो दोनों साइड मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम अमाउंट से इंक्रीज होते हों तो आपकी रेशो रिड्यूस होगी। अगर दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज होते हो तो आपकी रेशियो इम्प्रूव होगी। बस यही मेन था उन 8 रूल्स में। बाकी हम फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इन ट्रांजैक्शन में क्या आया है और क्या गया है, और आपके फॉर्मूले में वो है कि नहीं, जो चीज भी आई या गई है। जैसे कि फर्स्ट है इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। तो अब हम इसको प्रॉपर्ली करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। तो हमने नए शेयर्स इशू किए हैं तो हमारी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, और लॉन्ग टर्म फंड्स में, लॉन्ग टर्म डेट्स में कोई फर्क नहीं होगा। तो इसको मैंने ऐसे ही दिखा दिया, लॉन्ग टर्म डेट्स में कोई फर्क नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा हो तो हमारी रेशो हमेशा डिक्रीज हो जाती है। सेकेंड है, आपको दिखाना क्या, आपको लिखना है बिकॉज बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स शेयर कैपिटल इंक्रीजेस, सो शेयर होल्डर फंड्स इंक्रीज एंड देयर इज नो चेंज इन लॉन्ग टर्म डेट्स, तो रेशियो विल डिक्रीज। बस इशू ऑफ न्यू शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे भी सेम है। लॉन्ग टर्म डेट्स में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आगे है बाय बैक ऑफ इट्स ऑन शेयर्स बाय द कंपनी जब अपने ही शेयर्स को बाय बैक कर लेती है तो उन शेयर्स को या तो ट्रेजरी में डाल दिया जाता है, ट्रेजरी शेयर्स में, या फिर सिंपल भाषा में समझ लो कि उनको कैंसिल कर दिया जाता है। कंपनी अपने ही शेयर्स को रीपरचेज कर रही है, बाय बैक कर रही है, तो दैट मीन्स उस शेयर को अब पब्लिक होल्ड नहीं कर रही है, तो शेयर्स कैंसिल हो गए। सो दैट मीन्स डिनोमिनेटर यानी शेयर होल्डर फंड्स कम हो गए हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली रेशियो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। आगे है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। डिबेंचर्स इशू किए हैं, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म डेट्स का हिस्सा होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स बढ़ जाएंगे और शेयर होल्डर फंड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारी रेशो इंक्रीज हो जाएगी। अगला है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डिबेंचर्स इंक्रीज हुए मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स इंक्रीज हुए, शेयर होल्डर फंड्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो हमारी रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को जब हम रीपे कर देंगे तो लॉन्ग टर्म डेट्स कम हो जाएंगे, माइनस कम हो जाएंगे लॉन्ग टर्म डेट्स, लेकिन शेयर होल्डर फंड्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो हमारी रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। 7th, conversion of debentures into equity shares or preference shares. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप किसी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की बात कर रहे हो, यानी कि जिनको कि आप शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एक तरफ तो लॉन्ग टर्म डेट्स कम हो जाएंगे और दूसरी तरफ इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, तो दोनों तरीके से ही रेशियो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर कम हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ रही है, क्योंकि डिबेंचर्स कम होके वो शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारा रेशियो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेल ऑफ नॉन करंट, यहाँ पे एसेट आना चाहिए, किसी नॉन करंट एसेट को बेच दिया एट पार, यानी कि एट पार का मतलब बुक वैल्यू पे ही बेच दिया। करंट एसेट मान लो, नॉन करंट एसेट मान लो 1 लाख की थी, 1 लाख पे ही बेच दी, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म डेट्स पे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट पार बेचा है, यानी ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना तो कोई लॉस हुआ, और प्रॉफिट हुआ होता तो हमारे शेयर होल्डर फंड्स बढ़ जाते, क्योंकि शेयर होल्डर फंड्स का एक पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस होता है तो वो लॉस होता है, क्रेडिट होता है तो वो प्रॉफिट होता है। तो अगर एट पार बेचा है तो ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है, तो दैट मीन्स इसका क्या होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एट पार बेचा है, यानी बुक वैल्यू पे बेचा है, तो ना तो एसेट पे प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। अगले में क्या होगा, सेल ऑफ नॉन करंट एट प्रॉफिट, प्रॉफिट पे बेचा है, प्रॉफिट पे बेचा है तो लॉन्ग टर्म डेट पे तो कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन हमारे शेयर होल्डर फंड जरूर बढ़ गए होंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो शेयर होल्डर फंड बढ़ गए, तो दैट मीन्स हमारा रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर पे कोई इफेक्ट नहीं आया, डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो हमारा रेशियो डिक्रीज हो जाता है। आप आई होप आप वो 8 रूल्स पिछले वीडियो में से जरूर देख के आना। तो सेल ऑफ नॉन करंट एट लॉस, जब हम नॉन करंट एसेट को लॉस पे बेचते हैं तो उससे हमारे शेयर होल्डर फंड्स डिक्रीज हो जाते हैं, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाता है, तो दैट मीन्स हमारा रेशियो इंक्रीज हो जाता है या इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ नॉन करंट ऑन अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स। हमने एक नॉन करंट एसेट खरीदा है, लेकिन जो भी हमने उधार लिया है वो 2 महीने का, और हमें पता है लॉन्ग टर्म डेट्स क्या होते हैं, जिनको कि हमें 12 मंथ्स के बाद पे करना होता है, तो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं बढ़े, हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ गई, लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, प्लस शेयर होल्डर फंड्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगला है इसके साथ ही 12th, परचेज ऑफ नॉन करंट ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। हमने नॉन करंट एसेट खरीदी, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे डेफर्ड पेमेंट मतलब अभी पेमेंट रोक दी है हमने, अभी पेमेंट नहीं कर रहे, मतलब उधार पे खरीदा है, तो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स बढ़ गए होंगे, शेयर होल्डर फंड पे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो दैट मीन्स हमारी रेशियो इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होते हैं कि कंपनी इसके बदले में कैश नहीं लाती अपने पास, वो बस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ शेयर्स इशू कर देती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले वीडियोस में भी हमने पढ़ा था, सुना था, ये किया था। तो बोनस शेयर्स को हम जब इशू करते हैं तो कोई कैश नहीं आता, तो कंपनी कहाँ से यूज करती है, अपने रिजर्व्स को यूज करती है। तो रिजर्व्स किसका पार्ट होते हैं, रिजर्व्स भी इक्विटी का पार्ट होते हैं, शेयर्स भी इक्विटी का पार्ट होते हैं। तो एक तरफ तो शेयर्स बढ़ गए क्योंकि बोनस शेयर इशू किए, लेकिन एक तरफ रिजर्व्स कम हो गए क्योंकि बोनस शेयर हमने वहां से इशू किए, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नहीं, बल्कि जिस भी रिजर्व को हमने यूज किया उस रिजर्व को डेबिट किया होगा, तो रिजर्व कम होते हैं तो डेबिट करते हैं, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर होल्डर फंड का एक पार्ट बढ़ गया और एक पार्ट कम हो गया, यानी कि शेयर होल्डर फंड पे कोई इफेक्ट नहीं है, प्लस माइनस सेम अमाउंट से हुआ,
तो दैट मीन्स कोई इफेक्ट नहीं है, और लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर तो वैसे ही कोई इफेक्ट नहीं है, तो दैट मीन्स इस रेशियो, इस ट्रांजैक्शन का इस रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट रेशियो है, अभी हमने किया डेट इक्विटी रेशियो, अब हम करेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स अपॉन डेट, डेट का मतलब यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स। अभी अभी हमने किया टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, और लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नॉन करेंट एसेट्स क्या होती है, जैसे फिक्स्ड एसेट्स जो टेंजिबल होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने लोगों को दे रखे हैं, या फिर तो ये सारी मिला के होती है नॉन करेंट एसेट्स। इसमें हम करेंट एसेट्स को भी ऐड कर दे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स के दो पार्ट होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, और लायबिलिटी साइड के तीन पार्ट होते हैं, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स जो कि ये रहा, और थर्ड होता है करंट लायबिलिटी। तो हमारी रेशियो का फॉर्मूला इसके नाम में ही है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट। जब भी डेट आएगा तो उसका मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स होता है। तो ये रेशियो हमें बताती है कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं और लॉन्ग टर्म डेट्स का क्या रिलेशनशिप है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब लेंडर्स को। अगर हाई रेशियो है, हायर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो है, तो इसका मतलब है कि हमने कम ही डेट यूज किए हैं अपनी एसेट्स को खरीदने में, तो इससे हमारे लेंडर्स के लिए सेफ्टी मार्जिन अच्छा खासा होता है, उनको प्रोटेक्शन होता है। लेकिन अगर लो रेशियो है तो दैट मीन्स कि हमने अपनी टोटल एसेट का काफी कम हिस्सा, मतलब काफी ज्यादा हिस्सा, कम रेशियो का मतलब है टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। मान लो कि 100 डेट है, 70 हमारी टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी, सॉरी, तो 100 ये है तो 70 हमारी टोटल डेट्स हैं, तो हमारी रेशियो हो जाएगी, इसको थोड़ा 50 कर लेते हैं, 2:1 हो जाएगी। तो 2:1 हो जाएगी, इसका मतलब है कि जितने भी हमने डेट्स लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म लेंडर से, उसका डबल हमने यूज किया हुआ है एसेट्स को खरीदने में, एप्लीकेशंस में, यानी कि हमने काफी बड़ा पोर्शन, आधा पोर्शन एग्जैक्टली हमने अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस और दूसरी करंट लायबिलिटीज से यूज किया हुआ है, तो सेफ्टी मार्जिन अच्छा है यहाँ पे। तो जितनी कम रेशो होगी उतना ही हमारा सेफ्टी मार्जिन लेंडर्स के लिए कम होगा, जितनी रेशो ज्यादा होगी उतना ही लार्जर सेफ्टी मार्जिन होगा। एनालिसिस आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा। यहाँ पे है कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो क्या क्या है, करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, शेयर होल्डर फंड्स, टोटल डेट्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। हम इसको बना के देख लेते हैं। हमारी लायबिलिटी साइड में क्या क्या होता है, टोटल डेट्स में क्या क्या आ जाएगा, टोटल डेट्स मतलब 2 और 3 दोनों, लायबिलिटी साइड के तीन पार्ट्स मैंने बताए थे, 1 2 3, इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो आपको टोटल डेट्स दे रखा है, आपको टोटल डेट्स दे रखा है 19,50,000, और आपको इक्विटी पार्ट भी दे रखा है, इक्विटी पार्ट आपको दे रखा है 7,50,000। तो जितना लायबिलिटी साइड का टोटल होगा उतना ही एसेट साइड का भी टोटल होगा। तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है हमारा 27 लाख। तो दैट मीन्स हमारे टोटल एसेट्स कितने के होंगे, टोटल एसेट्स भी 27 लाख के होंगे। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, यही हमारा फॉर्मूला है, हम इसको यूज कर लेंगे। 27 लाख डिवाइडेड बाय टोटल डेट्स दे रखा है, हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स, वो हम निकाल लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी को हमें माइनस करना है।
अब करंट लायबिलिटी ओपनली तो नहीं दिया, लेकिन करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल दे रखा है आपको। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है आपका 6,50,000, करंट एसेट्स है आपका 11 लाख। तो आप यहाँ से आराम से करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो। 11 लाख में से 6,50,000 आप माइनस कर दो, तो ये आपका करंट लायबिलिटी आ जाएगा 4,50,000। अब आपको लॉन्ग टर्म डेट्स चाहिए, तो टोटल डेट्स में से आप करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा 15 लाख। और हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट। तो 27 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, तो ये रेशो आ जाएगा 1.8:1। ये अच्छा रेशो माना जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। यही रेशियो को कैलकुलेट करते हुए टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। बस जस्ट आपको याद रखना है कि लायबिलिटी साइड पे 1 2 3 तीन चीजें हैं: शेयर होल्डर फंड्स, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। और एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों इक्विटी का पार्ट होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट एसेट, ये भी नॉन करेंट एसेट। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये इक्विटी का पार्ट होता है। करंट एसेट्स दे रखा है, करंट लायबिलिटीज दे रखा है। सबसे पहले हमें टोटल एसेट्स निकालना है। तो टोटल एसेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड कर देंगे, यानी कि इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो टोटल एसेट्स आ जाएगा, तो हमारा टोटल एसेट्स आएगा यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स, तीनों को ऐड कर दो। तो 12 लाख, 1,50,000 प्लस 1,90,000, तो ये आपका आ गया टोटल एसेट्स 15,40,000। अब आपको क्या चाहिए? डेट चाहिए। जितना टोटल एसेट्स का टोटल होगा उतना ही टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल होगा। लायबिलिटी साइड में मैंने बताया था तीन चीजें होती हैं: इक्विटी होती है, करंट लायबिलिटीज होती हैं, और आपके लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं। हमें क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म डेट। इसका टोटल है 15,40,000। इक्विटी अगर आप देख लो 5 लाख है और 4 लाख है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस 11,40,000 का इक्विटी है। करंट लायबिलिटीज आपके 1 लाख के हैं। तो 12,40,000 का तो ये दोनों चीजें हैं। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो क्या होगा? आपका लॉन्ग टर्म डेट्स। आप इसको फॉर्मूला की फॉर्म में यहाँ पे दिखाने के लिए दिखा सकते हो कि लॉन्ग टर्म डेट्स आपके कैसे आए। टोटल एसेट्स माइनस इक्विटी, इक्विटी के अंदर क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन तीनों को माइनस किया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और फिर करंट लायबिलिटीज को भी माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा 3 लाख, जो कि है डेट। तो टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स, ये आपका रेशियो आ जाएगा 5.13:1। ये आपका रेशियो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फिर से कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इसमें इंक्लूड किया क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दो चीजों से बनेगा। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्या है? इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा है लॉन्ग टर्म डेट्स, और तीसरा है करंट लायबिलिटीज। इसमें से 1 और 2 इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। अगर आप
एसेट साइड की बात करो तो इधर होता है करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। या तो आप इन दोनों को ले लो तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। इसको बोलते हैं लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो इक्विटी में लॉन्ग टर्म डेट्स को माइनस कर दो, और एसेट अप्रोच में क्या करना है आपको, एसेट अप्रोच में दोनों टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अगर आप कर दो तो वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके से ये फॉर्मूला किया जा सकता है। तो आपको जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी उसके बेसिस पे आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। तो अभी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। करंट लायबिलिटीज, आपको पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है कि आपको चाहिए क्या। करंट लायबिलिटी दे रखा है फिक्स्ड एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब भी आपको टोटल एसेट्स लेना है तो आपको नेट फिक्स एसेट लेना है, यानी कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे क्या है, सबसे पहले तो ये है आपका करंट लायबिलिटी, ये है आपका नॉन करेंट एसेट, लेकिन आपको क्या लेना है, आपको 13 लाख लेना है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये भी नॉन करेंट एसेट का पार्ट है। ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट का पार्ट है। इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी का पार्ट है। 8% डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म डेट्स का पार्ट है। कैपिटल रिजर्व इक्विटी का पार्ट है। सरप्लस डेबिट, डेबिट का मतलब क्या होता है, लॉस। तो हालांकि इक्विटी का ही पार्ट है बट उसमें से ये माइनस होगा, डिडक्ट होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट का पार्ट है। तो एक बार हमने सारा डिमार्केट कर लिया है। टोटल एसेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड कर देंगे। तो हम कर लेते हैं पहले। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स नेट, यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस करके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये है हमारा 15 लाख में से 2 लाख माइनस किया 13 लाख। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 7 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 2,50,000 एंड कैश इक्विवेलेंट 1,50,000। तो ये आपका आ जाएगा 24 लाख आ जाएगा। टोटल एसेट्स आ गया हमारा। अब हमें चाहिए डेट। हमें क्या पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड के में क्या क्या आता है, या तो इक्विटी प्लस ये कर लो, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट कर लो, या तो टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो। ये एसेट अप्रोच होती है, और ये लायबिलिटी अप्रोच में क्या होता है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। अब हमें इस क्वेश्चन में चाहिए क्या, हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी को माइनस कर देंगे। तो दोनों हमें दे रखे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है और इक्विटी भी ऐसे करके दे रखा है। इक्विटी में क्या क्या आएगा, ये सब जिसके आगे मैंने ई लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व और सरप्लस। तो हम पहले इक्विटी प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेते हैं कि इक्विटी है कितना। इक्विटी में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व माइनस सरप्लस, क्योंकि ये सरप्लस क्या है, डेबिट, मतलब ये लॉस है एक्चुअली। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका 10,50,000 प्लस कैपिटल रिजर्व है आपका 2,40,000 माइनस कर देंगे 30,000। तो ये आपका आ जाएगा, ये आएगा आपका 12,90,000, 12,60,000। ये आ गया आपका इक्विटी। आपको चाहिए क्या, टोटल एसेट चाहिए और आपको चाहिए डेट, यानी लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट यहाँ से हमने अभी निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट को मिला के। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी को माइनस कर देंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम इक्विटी को माइनस कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 22,20,000
माइनस ये माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9,60,000। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट्स हैं 24 लाख और 9,60,000 हमारे डेट हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.5:1। तो ये अच्छी रेशियो मानी जाएगी। नेक्स्ट रेशियो है, अभी हमने दो रेशियो कर लिया है, डेट इक्विटी रेशियो एंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अगला है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो बताता है प्रोप्राइटर्स फंड्स एंड द टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर्स फंड्स मतलब इक्विटी, सेम टोटल एसेट्स आपको पता ही है, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स बहुत बार कर चुके हैं अभी, तो इक्विटी भी बहुत बार कर चुके हैं। तो हम सीधा क्वेश्चन को करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको भी प्योर रेशियो की फॉर्म में या परसेंटेज की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। सबसे स्टार्टिंग में हमने लास्ट वीडियो में किया था कि 4 तरीके से हम कर सकते हैं, प्योर रेशियो में कर सकते हैं, परसेंटेज फॉर्म में कर सकते हैं, टाइम्स में कर सकते हैं और फ्रैक्शन फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो है इसको आप प्योर रेशियो, अभी तक हमने सारे प्योर रेशियो में निकाले हैं इस टू में, और इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि टोटल एसेट्स का कितना पार्ट हमने खुद के शेयर होल्डर के फंड से हमने यूज करके बनाए हुए हैं। मतलब टोटल एसेट्स में जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की है उसका कितना पार्ट हमने शेयर होल्डर फंड से यूज किया हुआ है। तो प्रोप्राइटर फंड्स का हम ऑलरेडी इक्विटी का फॉर्मूला हम कर चुके हैं, तो हम सीधा क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जस्ट आपको फिर से बता रही हूँ, लायबिलिटी साइड पे इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी। एसेट साइड पे नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। करेंट एसेट्स आपको आता है, इक्विटी में शेयर होल्डर फंड्स होता है, मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म डेट्स में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और इधर आएगा हमारा करंट लायबिलिटी। अभी हमें चाहिए क्या, प्रोप्राइटरी रेशियो हम निकाल रहे हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब प्रोप्राइटर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो प्रोप्राइटर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो प्रोप्राइटर्स फंड्स हमें लकीली यहाँ पे साफ साफ दे रखे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। हम तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा इक्विटी पार्ट यानी शेयर होल्डर फंड्स आ जाएगा। ऑलरेडी आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है शेयर होल्डर फंड्स, तीनों को ऐड करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा कि आपने कैसे निकाला। 50,000 प्लस 25,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,75,000 शेयर होल्डर फंड्स। अब टोटल एसेट्स ऑलरेडी आपको यहाँ पे 2,50,000 दे रखा है, तो टोटल एसेट्स करके आप नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स ऐड करके आप दिखा सकते हो। तो ये आपको दे रखा है 2,50,000। तो हमारा फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो का, shareholder funds divided by total assets। 7:10, तो इसको 10 को 1 बनाएंगे तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे और 7 को भी 10 से डिवाइड करेंगे, तो 0.7:1, यानी कि हमारी एसेट्स का 70% हमने शेयर होल्डर फंड से यूज किया हुआ है। ओके, आगे है नेक्स्ट, ये हमने 3 रेशो कर लिए हैं। एक बार हम ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होगी, इसके बेसिस पे आपको तीनों निकालने हैं, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो एंड डेट टू इक्विटी रेशो। आपको तीनों को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड,
दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, करंट एसेट्स, टोटल डेट्स। टोटल डेट्स का मतलब है करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म डेट। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए क्या क्या? प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हमें चाहिए प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। और अगर हमें टोटल डेट्स दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस इक्विटी। तो सबसे पहले करंट एसेट्स में से अगर हम वर्किंग कैपिटल माइनस कर दें तो हमारे पास करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो करंट लायबिलिटी क्या है? करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी निकालते हैं, 5 लाख माइनस 1 लाख, तो करंट लायबिलिटी आपका आ गया 4 लाख। अब हमें क्योंकि करंट लायबिलिटी पता है, हमें टोटल डेट्स पता है, तो हम लॉन्ग टर्म डेट्स निकाल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट्स, टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें। तो 12 लाख में से 4 लाख को माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 8 लाख लॉन्ग टर्म डेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है, हमें लॉन्ग टर्म डेट पता चल गया, हम इक्विटी निकाल सकते हैं। तो इक्विटी निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड में से लॉन्ग टर्म डेट को माइनस कर देंगे, मतलब 10 लाख में से लॉन्ग टर्म डेट्स है हमारे 8 लाख, तो 2 लाख हम यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से। इक्विटी हमारा 2 लाख आ गया। अब इक्विटी आ गया 2 लाख। लायबिलिटी साइड के 3 पार्ट्स होते हैं, इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इक्विटी है हमारा 2 लाख, लॉन्ग टर्म डेट है हमारे 8 लाख और करंट लायबिलिटी है हमारा 4 लाख। तो दैट मीन्स हमारे टोटल एसेट्स कितने आ जाएंगे? हमारे टोटल एसेट्स आ जाएंगे, अगर लायबिलिटी साइड का टोटल 14 लाख है तो टोटल एसेट्स का टोटल भी 14 लाख ही होगा। तो टोटल एसेट्स हमने कैसे करके निकाला? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटी, तो ये 14 लाख आ गया हमारा टोटल एसेट्स। हमें टोटल डेट्स एसेट्स पता चल गया, लॉन्ग टर्म डेट्स पता चल गया, इक्विटी, टोटल एसेट्स, डेट, इक्विटी। तो हम ये तीनों फॉर्मूले बड़े आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है इक्विटी यानी प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स, यानी कि 2 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख। ये आएगा आपका 1/7, 1:7। इसको 7 से डिवाइड करो, इसको 7 से, या फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सीधा परसेंटेज फॉर्म में निकाल दो, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में ज़्यादा इजी लग रहा है अभी इस वक्त के लिए। तो परसेंटेज फॉर्म में निकालेंगे इसको, तो ये आएगा आपका 14.29%। नेक्स्ट है हमारा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में क्या करेंगे? 14 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, तो ये हमारा 14 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख। तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, और नहीं यहाँ पे 4 आएगा, 7:4 है, 4 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.7:1 टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन से भी आपका क्वेश्चन निकल सकता है, अगर आपको बैलेंस शीट के बारे में पता है कि लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में क्या क्या है। नेक्स्ट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको वही पूछा हुआ है कि रीजंस बताइए। प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है 0.80:1, तो आपको रीजन बताना है कि इन ट्रांजैक्शन से ये बढ़ेगा, कम होगा, या फिर नो इफेक्ट आएगा इसके ऊपर, तो ये करना है आपको।
तो सबसे पहले तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो चीज़ें क्या याद रखनी है, अगर दोनों इंक्रीज होते हैं बाय सेम अमाउंट तो सीधा वही आंसर आएगा कि इंक्रीज, रेशियो हमारा इंक्रीज होगा। सिमिलरली दोनों रिड्यूस होंगे सेम अमाउंट से तो हमारा रेशियो क्या होगा, रिड्यूस या फिर डिक्रीज होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, आप इसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमारा वैसे वाला ही रेशियो है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम बैंक, सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किस ट्रांजैक्शन से इन दोनों में क्या इफेक्ट आया है। सबसे पहले हमने लोन लिया, ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम बैंक 2 लाख पेबल आफ्टर 5 इयर्स। बैंक से एक लोन लिया है, जब बैंक से लोन लिया तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल एसेट्स हमारा बढ़ जाएगा, और लेकिन इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होएगा। परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदी कैश गया, तो इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं, एक तरफ मशीनरी आई एक तरफ कैश गया, यानी कि एसेट साइड पे भी कोई इफेक्ट नहीं, तो दैट मीन्स इसका नो इफेक्ट होगा। रिडीम 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर ₹1 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया यानी कि पैसे वापस कर दिए, उनके रीपे कर दिया, तो इक्विटी एक बार माइनस हो जाएगी। इक्विटी माइनस होगी, हमने उनको कैसे पे किया होगा, या तो हमने बैंक या कैश, बैंक से यूजुअली बैंक भी एसेट होती है, तो दोनों सेम अमाउंट से जब डिक्रीज होते हैं तो हमारा रेशियो क्या होता है, रिड्यूस या डिक्रीज। Issued equity shares to the vendor of machinery purchased for ₹1 lakh, मशीनरी खरीदी है 4 लाख की, उसके बदले में 4 लाख के शेयर्स इशू कर दिए, तो मशीनरी खरीदी एसेट बढ़ गई, शेयर्स इशू कर दिए शेयर कैपिटल बढ़ गया, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारा रेशियो इंक्रीज होएगा इस केस में। अगली रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और जितना भी हमने इंटरेस्ट पे करना है, जितने भी हमने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए हैं, हमारा प्रॉफिट क्या इसमें कवरेज है कि हम उस सारे को इंटरेस्ट को अच्छे से पे कर सकते हैं। ये जो हमें बताता है कि हमारे पास जितना भी प्रॉफिट, जितना भी हाई आएगा वो हमारे लेंडर के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि उनको पता चलेगा कि हायर प्रॉफिट्स हैं, मतलब प्रॉफिट्स अच्छे से कवर कर पा रहे हैं कि जो भी उनको इंटरेस्ट मिलना वाला है उनके दिए गए लोन के ऊपर, वो अच्छे से टाइम पर टाइमली पेमेंट उसका मिल जाएगा, तो हायर रेशियो होना अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक चीज है, मैं एक बार इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ये जो हमने प्रॉफिट लिया है ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। जब हमने कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट और स्टेटमेंट जब हम करेंगे तो इसमें आपने किया होगा, तो इसमें आपने देखा होगा कि जो भी हमारा प्रॉफिट होता है पहले हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं, मतलब इंटरेस्ट क्या है, चार्ज होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट निकालते टाइम हम इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं, फिर उसमें से हम टैक्स पे करते हैं, क्योंकि जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है उसी के ऊपर टैक्स के बेसिस पे हमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज को टैक्स देना पड़ता है। जैसे सपोज कि हमारा नेट प्रॉफिट है 100, मान लो कि हमारा 40% है टैक्स का रेट, तो हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा, 100 का 40%, परसेंट मतलब फॉर ईच 100, यानी कि 40 रुपीज देना पड़ेगा। हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 60 रुपीज। ये जो प्रॉफिट आया 100, ये ऑलरेडी हम इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आया है। मान लो कि बिफोर इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट था 120, हमने इंटरेस्ट पे कर दिया 20,
तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट लेकिन बिफोर टैक्स आया है 100, जिसका हमें परसेंट दिया होगा टैक्स का, तो इसी का 100% करना है 40%, तो उतना टैक्स देने के बाद ये हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर हम यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा हमें, ये है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 40 को ऐड करना पड़ेगा, फिर हमें इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आएगा। अगर हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है ना, आफ्टर टैक्स भी दे रखा है खाली, तो एज्यूम करके चलो कि उसमें से आफ्टर इंटरेस्ट ऑलरेडी है, मतलब ऑलरेडी उसमें से इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, पहले आपको क्या ऐड करना है, आपको टैक्स ऐड करना है, फिर आपको क्या ऐड करना है, आपको इंटरेस्ट ऐड करना है, क्योंकि हमें रेशियो के लिए क्या चाहिए, ये 120, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स कैसे निकालते हैं, हम क्वेश्चन करके करते हैं। प्रकाश लिमिटेड हैज अ टर्म लोन ऑफ 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर द ईयर इज 1,25,000। हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज 1,25,000 और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख दे रखा है। तो इसको तो हम ऐसे ही बस कर लेते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे इतने इजी। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 5 लाख और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट है 1,25,000। तो आंसर आएगा टाइम्स में 4 टाइम्स, मतलब हमारे प्रॉफिट इतना कैपेबिलिटी है हमारे अंदर कि कवरेज है उसका, कि इतना प्रॉफिट है कि हम उसका 4 गुना मतलब प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जितना हमें इंटरेस्ट देना है अपने जितने भी लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उनके ऊपर। तो फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, और ये टाइम्स में आपको आंसर करना है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी हम। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,20,000 और आपको ये लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं 20 लाख का 12%, यानी कि इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा हमें इसके ऊपर। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज 20 लाख का 12%, मतलब 24,000 का हमें नहीं 2,40,000 2,40,000 4 जीरो है, 2,40,000 का हमें यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो रेशियो का डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने आपसे बताया था कि आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो एज्यूम करके चलो कि आफ्टर इंटरेस्ट भी है, क्योंकि पहले इंटरेस्ट हमने माइनस किया होगा फिर टैक्स माइनस किया होगा, और जाना है हमें उल्टी सीक्वेंस में, यानी कि हमें पहले क्या ऐड करना है, हमें उसमें पहले ऐड करना है टैक्स और फिर हमें उसमें ऐड करना है इंटरेस्ट। ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, ये आया है 1,20,000। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,20,000 और टैक्स का रेट कितना था 40%। 40% का मतलब क्या होता है कि परसेंट मतलब फॉर ईच 100, यानी कि अगर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 100, तो उसके ऊपर हमें 40 रुपीज का टैक्स पे करना था, मतलब टैक्स देने के बाद हमारा कितना बचेगा प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा 60। अगर हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 है, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले टैक्स को ऐड करना है, तो हमें पहले बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो अगर हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 है, 100 रुपीज मान लो कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, 40% रेट है टैक्स का,
तो 40 रुपीज़ हमने टैक्स पे किया, 60 रुपीज़ हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है। यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की एग्जैक्ट अमाउंट दी हुई है 1,20,000। अगर 60 था तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था 100। अगर 1 है तो 100/60, और अगर 1,20,000 है नेट प्रॉफिट आफ्टर ये, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा 2 लाख। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 लाख। 2 लाख का ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सीधा हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट होगा हमारा यहाँ पे 2,40,000। तो 2,40,000 ऐड करने के बाद हमारा आ गया 4,40,000। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि मान लो कि हमारा बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट था वो था 100, टैक्स हमारा कितने का आया 40 रुपीज़ का, आफ्टर टैक्स हमारा प्रॉफिट कितने का आया 60, 100 माइनस 40 60। तो अगर 60 है वो आफ्टर टैक्स वाला पार्ट, तो हमारा टैक्स कितना है 40। अगर 1 है तो 40/60, और अगर हमारा आफ्टर टैक्स वाला पार्ट 1,20,000 है तो हमारा टैक्स कितना है 80,000, यहाँ से आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000 टैक्स ऐड करेंगे, क्योंकि पहले हमें टैक्स ही ऐड करना है, और फिर उसके बाद हमें क्या ऐड करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2,40,000 का, तो 4,40,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 4,40,000। तो रेशियो लगा देंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर interest and tax divided by interest on long term debts। तो 4,40,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर, ये 1.83 टाइम्स आएगा। ओके, लास्ट एक रेशियो जो लास्ट ईयर से एक और इनकॉर्पोरेट हुई है यहाँ पे, वो हम करते हैं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो इसका फॉर्मूला वही है, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ कि क्या है, हालांकि हम बात कर चुके हैं इसकी। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स होती है लायबिलिटी अप्रोच, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आप बोल सकते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। एक्चुअली इसी फॉर्मूले से ये सारे फॉर्मूले डिराइव किए हुए हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी ना, इसके बेस पे आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम इसका इक्वेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये दे रखा है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालना है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लॉन्ग टर्म डेट्स में जहाँ जहाँ पे मुझे दिख रहा है मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ। अभी लॉन्ग टर्म डेट्स में ये है 8% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये नॉन करेंट एसेट है, गुडविल नॉन करेंट एसेट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नॉन करेंट एसेट है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हम नहीं लेते, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को शामिल नहीं करते हैं। इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल्स ऑफ 20,000 4 लाख। तो हम जब हमने करंट रेशियो का फॉर्मूला किया था, तो मैंने आपको बताया था कि लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स इनको नहीं लेना होता, लेकिन बाकी हर जगह पे हमने लूज टूल्स को लेना है। तो हम इंक्लूडिंग लूज टूल्स 4 लाख रुपीज ही लेंगे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट होता है,
और ट्रेड पेबल्स हमारा करंट लायबिलिटी होता है। अब मैंने आपको भी बताया था कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला निकालते टाइम जो भी मिले वो यूज कर लेना है। सारी एसेट्स को ऐड कर दो, यानी कि नॉन करेंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, गुडविल, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर दो, यानी कि ये आ जाएंगी आपकी टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स निकालने के लिए आप नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स दोनों को ऐड कर दो और उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो, 30,000 को माइनस कर दो, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो हम देखते हैं क्या आएगा। 10 लाख प्लस 10,50,000 प्लस 11,50,000 प्लस 15,50,000 प्लस 16,30,000 माइनस में 30,000, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख। तो आपको ऐसे कर लेना है, लेंथ वीडियो की बहुत लंबी हो गई है। कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख आ गया। लॉन्ग टर्म डेट एक ही है 8% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 8,80,000 का। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे डेट टू इक्विटी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का ये वाला, 8,80,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 0.55:1। तो इस तरीके से हमने ये सारे फॉर्मूले कर लिए हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली रेशियोज करेंगे जिनको बोलते हैं टर्नओवर रेशियोज या एक्टिविटी रेशियोज। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।